अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे आपके लिए प्रोग्राम हम जुम्मतुल मुबारक को लेके आए हैं यू आस्क्ड फॉर इट डॉक्टर सदाकत अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जो है पिछले जो 3-4 प्रोग्राम्स थे वो हमने इस तरह से किए कि लोगों को एक ख़ास टॉपिक पर जो कि साइकोलॉजिकल रेलेवेंस के साथ हो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाए। मसलन एक प्रोग्राम हमने अल्कोहलिज़म पे किया कि जो अल्कोहलिक्स हैं उनकी फैमिलीज़ अल्कोहलिक्स बज़ाते ख़ुद कैसे ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। फिर हमने एक प्रोग्राम जो था वो स्किज़ोफ्रेनिया पे किया, थॉट डिसऑर्डर पे किया, एक मूड डिसऑर्डर पे किया, बाइपोलैरिटी पे किया, एक मल्टी पॉली ड्रगिंग जो लोग बहुत सारी ड्रग्स यूज़ करते हैं और फिर बाइपोलैरिटी का भी शिकार होते हैं, यानी कि एक वक्त में 2 किस्म के आर्ज़े होते हैं। तो ये काफ़ी जिसको कहना चाहिए ना यानी डीप और स्ट्रॉन्ग। आज हमने कहा थोड़ी पेस को स्लो डाउन कर देते हैं। हाँ, यानी हल्का फुल्का प्रोग्राम। और मुझे ये भी आज अंदाज़ा है कि आज हम अपने कॉलर से भी बात करेंगे, क्योंकि कॉलिंग हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो वो शिकायत आ रही थी और गिला आ रहा था कि आप प्रोग्राम तो करते हैं और मालूमात भी बहुत फराहम करते हैं, मगर इंटरेक्शन की कमी है। और जब पहले हम गुज़श्ता आज से 6 माह पहले या 7 माह पहले करते थे तो टेक्निकली हम थोड़े से अभी नॉविस थे, नए थे, मगर उस वक्त इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो हमने कहा कि पुराने धोने धो दें और आज जो है ना ज़्यादा कॉल्स करें। मेरा ख्याल है कि हम एक हफ्ते प्रोग्राम किया करें कॉलिंग के हवाले से, छोटे छोटे इंटरेक्शन, छोटी छोटी बातें, सादा सादा बातें रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, और दूसरे हफ्ते यानी अल्टरनेट फ्राइडेज़ पर हम प्रोग्राम करें जिससे कि गंभीर मसले जो हैं, बड़े मसले, गहरे मसले, उन पे हम बातचीत करें। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में डॉक्टर सदाकत अली से ये बात की और हमारा कंसेंसस है इस पर, अब बॉल आपके कोर्ट में है। करना ये है कि आपने हमें कॉल करना है 0300 8420 270, इस पे आपने हमें कॉल करना है। और इसके अलावा प्रोग्राम में आप अपने जो मैसेजेस हैं रियल टाइम नीचे कमेंट्स वो भी लिख रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सो आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं आप लोगों के नाम, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकते हैं। सवाल जो हैं आप इंडोर ट्रीटमेंट के मुतालिक भी कर सकते हैं, आउटडोर ट्रीटमेंट के मुतालिक भी कर सकते हैं, मगर इसके अलावा जो आम फहम एक दानाई की बात कह लें वो भी आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके साथ बिल्कुल छोटी छोटी तो लाइए जनाब, इधर से मुझे लगता है डॉक्टर साहब हमने इधर इशारा दिया है और कॉल्स जो है आने लग गई हैं, तो पहली कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इमरान साहब, आप क्या करते हैं इमरान साहब? सर मैं स्टूडेंट हूँ अच्छा, IUI का, राइट, और MBA कर रहा हूँ वेरी गुड। इंटरनेशनल से। अच्छा इमरान साहब, आप हमारा विलिंग वेज का फेसबुक पेज पे ये प्रोग्राम जिसको हम यू आस्क्ड फॉर इट विद डॉक्टर सदाकत अली कहते हैं, ये कभी आपने वॉच किया है? सर आपका तो एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डॉक्टर सदाकत हमारे माहिराना राय से जो आगाह करते हैं, ये तो हमें रोजमर्रा जिंदगी में बहुत हेल्पफुल साबित होती है हमारे लिए। ओके। और आपका तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक जो काम कर रहा है वो एक्सीलेंट है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। तो सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना ये था कि हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जब हम नाकाम होते हैं, अच्छा, तो हम ब्लेम दूसरों को क्यों कर देते हैं कि मैं इस वजह से नाकाम हुआ हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, या मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, या माहौल साथगार नहीं था, इस वजह से मैं नाकाम हो गया हूँ। और अपनी सारी नाकामी का जिम्मा हम दूसरों को ठहरा देते हैं और नाराज होकर एक कोने में बैठ जाते हैं, और फैमिली के अंदर पार्टिसिपेशन हमारी कम हो जाती है किसी भी मामले के अंदर, और ये गिला करते हैं कि फैमिली ने मेरी सपोर्ट नहीं की थी इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन।
डॉक्टर सदाकत अली आपको इसका जवाब देंगे। आप ज़रा प्लीज़ जहाँ पे प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, तो आप ये इसका जवाब सुनिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इमरान भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अक्सर जब हम किसी काम में नाकाम हो जाते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचने लगे कि हमारा अपना कसूर है तो बड़ी बेचैनी होती है जी। और हमारा रोज़मर्रा मामूल है कि हम अपने ऊपर कोई ना कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते, हम हटाना चाहते हैं उसको। इसलिए हमारी ज़िंदगी में इस तरह के फ़िक्रे होते हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होते जी। मसलन हम खुद हाथ से गिलास को गिरा दें, गिलास टूट कर किची किची हो जाए तो हम कहते हैं गिलास टूट गया। हम कभी नहीं कहते कि मैंने गिलास तोड़ दिया है। ठीक है। इसी तरह हम हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर ढूंढते हैं। हम कहते हैं लाहौर आ गया है जबकि एक्चुअली हम खुद लाहौर पहुँचे होते हैं। या हम कहते हैं महंगाई है जबकि हमारी आमदनी कम होती है। हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए हैं जबकि एक्चुअली हम मोटे हो जाते हैं जी। सो हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स मौजूद हैं जो अच्छे मकसद के लिए बनाए गए हैं कि एकदम हमारे दिमाग को कोई शदीद सदमा ना पहुँचे, तो कुशन देने के लिए अल्लाह ताला ने ये डिफेंस मैकेनिज़म्स का सिलसिला रखा हुआ है कि हमें तेज़ी से तकलीफ़ कोई ना हो और कुशन मिल जाए। जैसे गाड़ियों में आपने देखा होता है कि वो गुंजाइश मौजूद होती है कि झटके ना लगे और स्मूथली जो है हम अपना सफ़र जारी रखें। तो ज़िंदगी के सफ़र को स्मूथली जारी रखने के लिए भी ये शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर काम करते हैं। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचने लगता है जी। और चूँकि हम अपनी जो भी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम आँखों से अपने आप को उस तरह नहीं देख सकते जैसे हम दूसरों को देख सकते हैं। और जो करीब लोग होते हैं वो ज़्यादा निशाना बनते हैं। तो सड़क पे भी आपने देखा होगा जब कोई ट्रैफिक की वायलेशन होती है और कोई कुफ्त पैदा होती है ट्रैफिक के दौरान, तो हर कोई ये समझता है कि कसूर किसी दूसरे का है। ठीक, तो ये तो ठीक भी वही करेगा और एकदम हमें गुस्सा आता है जब कोई बात बिगड़ती है तो हमें लगता है कि ये किसी और का कसूर है। हत्ता कि माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र जाती है, हुकूमत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र जाती है। तक कुछ लोग तो फिर खुदा के ऊपर डालते हैं बात कि मेरी तो किस्मत नहीं थी। तो अगर थोड़े थोड़े ये मामला इस किस्म के हों तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रवैया हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये ज़िंदगी को पसमानदगी की तरफ लेके जाता है। इंसानी सलाहियतों में से एक आला तरीन जो सलाहियत है वो मेटाकॉग्निशन है कि हम अपने रवैये को, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख सकें। हम अच्छी तरह से ये देख सकें कि लम्हा ब लम्हा या किसी एक दिन में या किसी पूरे हफ्ते में या पिछले पूरे साल में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही और हम इसको हज़म कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें, इस पे गौर करके आइंदा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। तो यही हमारा मतमे नज़र होना चाहिए। इसका जवाब जो है, जो मसला उन्होंने बताया, इसका जवाब मेटाकॉग्निशन है कि कभी हम अपने आप को देखें, कभी इस तरह भी अपने आप को देखें कि अगर फ़लाँ हस्ती मुझे देख रही होती तो उसका तज्ज़िया क्या होता, या मेरे वालिद अगर मुझे देखें कि मैं इस तरह परफॉर्म करता हूँ तो वो क्या सोचते हैं, या अगर कायदे आज़म देख रहे होते तो वो मेरे बारे में क्या राय रखते, या जिसका भी आप बहुत एहतराम करते हैं आप उसकी नज़र से अपने रवैयों को देखें तो ये सारे मसले दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। इमरान साहब, आपका जो सवाल था उसका हम डॉक्टर सदाकत ने जवाब दिया। एक और कॉल आ रही है डॉक्टर साहब, ये 051 नंबर से है, सो इस्लामाबाद से हुई जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा साहिबा, आप इस्लामाबाद से बात कर रही हैं, पिंडी से? जी, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। जी सुमेरा साहिबा, आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं विलिंग वेज का? जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। विलिंग वेज पे काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों का प्रोग्राम होता है। तो आज के प्रोग्राम से रिलेटेड मैं डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। गो अहेड प्लीज़। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि एडिक्शन से रिलेटेड जो है कि कोई पेशेंट है जो एडिक्शन की बीमारी में आ जाता है, इसमें फैमिली का रोल क्या होता है? क्या आया कि वो स्लिपरी फ्रेंड के साथ कर रहा है या कुछ स्ट्रेसर्स हैं
या फिर फैमिली का भी कोई इसमें रोल होता है, या फैमिली का भी कोई इसमें हाथ है जिसकी वजह से वो एडिक्शन में जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सुमेरा, प्लीज लिसन टू हिज आंसर। थैंक यू। देखिए, मरीज़ जो कुछ भी करता है तो ज़्यादातर नशे के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी से वो नशे का आइडिया पिक करता है, कोई ना कोई उसे इंट्रोड्यूस कराता है नशे के लिए। और ये काम जो लोग शुरू करते हैं तो उस वक्त उनका ख्याल ये नहीं होता कि आखिरकार उन्होंने एडिक्ट बनना है। और ये एक बदकिस्मती है जब कोई ऐसी दावत मिलती है जी, और इंसान जानता भी है, अवेयरनेस बहुत है लोगों में कि नशा ख़तरनाक चीज़ है, और लोग कुछ दफ़ा ना करके फिर हाँ कर लेते हैं। तो ये पहली बदकिस्मती है जो इंसान चुनता है अपने लिए। दूसरी बदकिस्मती है कि जब नशा एडिक्शन बन जाता है, जो कि एक जिस्मानी मामला है, यानी कोई शख्स नशा करता है और उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता, नशे के मामले को मेस्ड अप कर लेता है, उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, एक जिस्मानी ख़राबी पैदा हो जाती है जिसकी मिसाल डायबिटीज़ से दी जा सकती है। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या ये ब्लड यूरिया किसी का बढ़ना शुरू होता है, जिसका मतलब है कि किडनी फंक्शन ख़राब हो रहा है। इसी तरह नशे की बीमारी यानी एडिक्शन एक जिस्मानी बीमारी भी है। नशा करना बाज़ औक़ात लोग शुगल के तौर पर शुरू करते हैं, लेकिन फिर जिस्म उनका मुखालफत शुरू कर देता है। एक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है किसी नशे के ख़िलाफ़ जो जिस्म देना शुरू करता है, और मरीज़ को मज़ा नहीं आता, तसल्ली नहीं होती, कुछ बदमज़गियाँ पैदा होने लगती हैं, और उसे हर दम अपने आप को स्टेडी रखने के लिए, पुरसुकून रखने के लिए नशे की ज़रूरत पड़ती है। और वो फंक्शन नहीं कर सकता अगर वो नशा ना करे, और वो फंक्शन नहीं कर सकता कि अगर वो नशा करे। न जाए मानदन न पाए रफ्तन। ऐसे में फैमिलीज़ अपने लव्ड वन को या प्यारे को अकोमोडेट करने के लिए लाशौरी तौर पर बहुत गलतियाँ कर रही होती है, और वो उसे हर रोज़ फैमिली क्लीन स्लेट देती है और उसके करने वाले काम फैमिली करके दे देती है ताकि आगे कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएं, क्योंकि नशे का मरीज़ अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहा होता है। और आम लोग भी ये समझते हैं, गलत तौर पर ये समझते हैं कि जो लोग नशा करते हैं ये कोई बड़े दुखी लोग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट फिल्मों से लोगों ने लिया है कि जो लोग शराब पीते हैं ये बेचारे दुखी गमज़दा लोग होते हैं, इन्हें कोई छोड़ गया होता है। ये सब कहानियाँ ये फिल्मों से हमने सीखी हैं, और ये सोच के नशा करने वाला चूँकि बड़ा दुखी गमज़दा शख्स है, विक्टिम है, तो इसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है तमाम फैमिली मेम्बर दें, महल्लेदार दें, और वर्क प्लेस पे भी लोग साथ दें, तो ज़िंदगी इसकी चलाए रखें। बल्कि लोग वालिदैन अपने दूसरे बच्चों को कहते हैं कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तो इसकी हम मदद कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो तुम बहन भाई मिल के अपने इस नशे के मरीज़ भाई को या बहन को ज़िंदगी गुजारने में तावन देते रहना। जी, ये तावन एक्चुअली मनफी नताइज पैदा करता है। जब फैमिली एकोमोडेट करती है, फैमिली में रूल्स बदल जाते हैं, फैमिली ऐसे रवैये अपना लेती है जो बिल्कुल एबनॉर्मल होते हैं, फैमिली झूठ को अपना पहला और आखिरी सहारा मान लेती है। अब यूँ समझे कि झूठ पे तकिया करना शुरू कर देती है फैमिली भी, इस मामले को छुपाते रहना और बहाने बनाते रहना मरीज़ की खातर, और उसकी ज़िंदगी में तावन करते रहना, और कभी फिर गुस्से में आके तो उसको बुरा भला कहना, उस पर हाथ उठाना और उसको लानत मलामत करना, उसको एहसास कमतरी देने वाली बातें करना, या कोई सदा या कोई तंज या तशनी करना। तो ये सब चीज़ें फैमिली को बुरी तरह बदल के रख देती हैं, और यूँ लगता है कि जैसे मरीज़ को तो एडिक्शन की बीमारी है और उसका साया सारे ख़ानदान पे पड़ गया, और फैमिली में बिल्कुल एबनॉर्मल चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इसको हम न्यू नॉर्मल्स कहते हैं, और इन न्यू नॉर्मल्स को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि फैमिली के दूसरे अफराद अपनी ज़िंदगी पे बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ देते हैं। उनको क्रेज़ सा हो जाता है कि शब रोज़ वो अपने उस प्यारे के बारे में सोचते हैं जो नशे की बीमारी में मुब्तला है। जी, रात को नींद खुलती है तो और कुछ नहीं आता ज़हन में, बस उस
बेटे का या भाई का या खामद का चेहरा सामने आता है जो नशे की ज़िंदगी में ख़ुद भी दुख रहा है और दूसरों को भी दुख आ रहा है जी, और सारे अहले खाना सुलगते रहते हैं और सही मदद हासिल नहीं करते क्योंकि शेम बहुत है इस बीमारी में, और वो कॉमन सेंस के तरीक़ों पर चलना शुरू कर देते हैं और कॉमन सेंस के तरीक़ों से नशे की बीमारी नहीं जाती, कॉमन सेंस के तरीक़ों से डायबिटीज़ की बीमारी, दिल की बीमारी भी नहीं जाती, कोई प्राइमरी क्रॉनिक बीमारी कॉमन सेंस के तरीक़ों से दुरुस्त नहीं होती। इससे लिंगर होता है, लिंगर ऑन होता है मामला, क्विक फिक्स होता है, मसला हल नहीं होता। तो एक बुनियादी मशवरा जो छोटा सा मैं इस सवाल के जवाब में देना चाहूँगा वो ये है कि फैमिली अपनी ज़िंदगी को वापस सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक ले आए, यानी जो कुछ कायदे कानून के मुताबिक है, जो कुछ नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक है, जो कुछ शरा के मुताबिक है और जो कुछ हमारे मुआशरे में अच्छा समझा जाता है उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाएं और अपने घर में बिल्कुल नए कवानीन और नया आइन बनाने की कोशिश ना करें। अगरचे लगता है करीने के आस के इन बदले हुए हालात में जब कोई नशे की बीमारी से घर में क़यामत बर्पा कर रहा होता है तो वाहद हल ये नज़र आता है कि वक्ती तौर पर मसाइल को हल कर दिया जाए। अगर वो शीशे तोड़ दे तो जल्दी से नए शीशे लगवा लें, अगर वो दरवाज़ा बैंग करके चला जाता है तो फ़ौरन डर जाएं और उसकी बात मान लें, अगर वो कोई धमकी देता है तो उसकी धमकी के जवाब में जो उसका हुक्मनामा है वो पूरा करके दे दिया जाए। हर चीज़ पर अमन कायम, हर कीमत पर अमन कायम रखने की कोशिशें की जाती हैं। आखिर मसला हल नहीं होता, मसला बढ़ता रहता है, तकलीफ़ बढ़ती रहती है, तो फिर मदद तक नौबत पहुंचती है और इस दौरान काफ़ी देर हो गई होती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और ये जो था सवाल था सुमेरा साहिबा का एडिक्शन के मुतालिक और आपने इसका तफसील से जवाब दिया। अभी एक और कॉल है डॉक्टर साहब, बैक टू बैक कॉल्स चल रही हैं आज, अगली पिछली कसरें हम निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लग रहा था कि आपकी कॉल जो है ना आनी बनती है। मुझे हैरत हो रही थी कि ये तीसरे नंबर पे कैसे आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। मैं कह रहा हूँ कि आज तीसरे नंबर पे कॉल जो है फरी की आए, ये कहाँ लिखा है? ये किसी किताब में नहीं लिखा। यही तो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आई है कॉल, तो ये कैसे मुमकिन हो गया? लेकिन हमारी नज़र में आपको बीट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये आज काम कैसे हो गया? तो बहरहाल वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। आप कहिए, आप प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखती हैं, फिर आप अपने कज़न्स को भी इनवाइट करती हैं कि वो भी प्रोग्राम देखें, तो वो फिर आपको बाद में कहते नहीं कि आप हमें क्यों कहती हैं कि प्रोग्राम देखें, या वो आपके ममनून होते हैं, प्रोग्राम देख के वो खुश होते हैं? असल में फ़ैन तो जो है डॉक्टर एजाज़ कुरैशी के आप बने हैं, और मैं भी डॉक्टर एजाज़ कुरैशी का फ़ैन हूँ। और ये मैं रस्मन नहीं कह रहा, ये डॉक्टर एजाज़ कुरैशी आपको अभी इसकी तस्दीक करेंगे कि मैं ख़ुद डॉक्टर एजाज़ कुरैशी का बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं कोई ताज़ा फ़ैन नहीं हूँ, बल्कि बहुत बासी फ़ैन हूँ। मैं 25 साल से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी का फ़ैन हूँ और यही इनका मेरा असली इब्तदाई और हमेशा का रिश्ता है। अब अगर ये डॉक्टर साहब के साथ जो है ना, मैं मुकाबलाबाजी नहीं करना चाहता, ये मेरे फ़ैन है, मैं इनका फ़ैन हूँ, तो ये फिर पुरानी बातें हो जाएंगी कि कौन बड़ा फ़ैन है, किसका कौन बड़ा फ़ैन है। इसको कहते हैं मैं तेरा हाजी बगो, तू मेरा हाजी बगोए। मैं तेरा बिल्कुल हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगो। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। जी जी। अच्छा फरी, आप आज क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज़ को एड्रेस करें
और वो भी ज़रा क्विकली हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि फरी बड़े शौक से प्रोग्राम सुनती हैं, देखती हैं और तकरीबन रोज़ाना सारे प्रोग्राम देखती हैं, तो मैं ओवरऑल बिल्कुल गैर जानबदाराना तबसरा चाहूँगा फरी से, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इनका फील्ड भी है। तो क्या फ़र्क पड़ा पिछले 6-8 महीने में जो ये प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो इससे आपकी तैयारी हो जाती है कोई, जो आप काम काज करती हैं बतौर साइकोलॉजिस्ट, तो रोज़ कुछ ना कुछ नए टिप्स मिलते हैं आपको? अच्छा, अच्छा, विलिंग वेज का मिशन अब वैसे तो विलिंग वेज बहुत अरसे से काम कर रहा है, लेकिन अब जो विलिंग वेज का मिशन है वो प्रिवेंशन के ऊपर फोकस रखना है कि लोग ऐसे इक़दामात करें कि उनकी ज़िंदगी में मसाइल आए ही ना। इसे हम प्रिवेंशन का काम कहते हैं। वो सेहतमंद रहें और वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहें और उनको इलाज मुआलजे के झंझट में पड़ना ही ना पड़े। बेस्ट पॉलिसी आजकल ये समझी जाती है, WHO की बेस्ट पॉलिसी जो है पिछले 50 साल से बड़ी वेल डिज़ाइंड पॉलिसी ये है कि दुनिया में प्रिवेंशन का काम किया जाए। इन्फेक्शस डिजीज़ को फोकस किया गया कामयाबी से, फिर उनमें आगे बढ़ा यूनाइटेड नेशंस, और अब मेंटल हेल्थ पे और ह्यूमन रिलेशनशिप पे, इन चीज़ों पे भी बहुत काम हो रहा है। और लोग समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन शायद सियासी काम सिर्फ करता है, तो दर हकीकत जब से यूनाइटेड नेशन ने दुनिया में काम शुरू किया है और इसमें बहुत सा काम सोशल हवाले से है, जैसे कहत है वो अब दुनिया में नहीं पड़ते, और दुनिया में जंगों को टालने के अलावा इंसानों की जो नशो नुमा है उस पर बहुत काम हो रहा है, उनके ताल्लुकात पे बहुत काम हो रहा है, इंसानों के सुकून पे भी बहुत काम हो रहा है। और दुनिया में ये जो अफरियत है जिसे नशे की बीमारी कहते हैं, जो पिछले कोई 25 साल में बहुत एपिडेमिक प्रोपोर्शन पे आ गई है, तो WHO इस पे भी बहुत काम कर रहा है। तो हम विलिंग वेज को भी अब हमने डेडिकेट किया है कि अगले 5 साल में हम लोगों में ये चीज़ बिल्कुल प्रोग्राम कर दें कि वो नशे के करीब भी ना जाएं, क्योंकि नशे की बीमारी से बचने का आसान तरीन तरीका है कि अपने आप को इसके हवाले कभी किया ही ना जाए, क्योंकि इंसान वल्नरेबल होता है, लेकिन वो समझता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, और बहादुरी में लोग नशा शुरू कर लेते हैं कि चंद दिन बाद छोड़ देंगे, लेकिन फिर बड़े मुश्किल हो जाती है, फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो यानी इस कॉल के ज़रिए जो आपसे बातचीत हो रही है, तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वह इस मामले में बहादुर ना बने। और बहुत से मामलात हैं जिनमें हम बहादुर बन सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत को और अपने ख़ास तौर पर नफ्सियाती मामले को जो है बहुत अच्छे लेवल पर रखें। जी जी। वो मैं बताऊंगा इसकी वजह, तो फिर डॉक्टर इजाज़ मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरी उम्र के पीछे पड़ जाते हैं जल्दी से। तो अब मतलब 40 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, और
अगरचे आगाज़ हमने एडिक्शन के शोबे से किया था, लेकिन ये बीमारी का फैलाव इतना है कि ये दीगर घरेलू मामलात और ताल्लुकात अफराद खाना के जो दरमियान हैं उन पे बहुत बुरा असर डालती है। एडिक्शन से फिर और बहुत सी नफसियाती बीमारियों की राह हमवार होती है। तो ये अगर जैसे वो शराब को उम्मुल खबाइस कहते हैं, तो आप समझें कि एडिक्शन की बीमारी बहुत सी दूसरी बीमारियों का पेश खैमा होती है। ये डिज़ीज़ जनरेटर है, जैसे डायबिटीज़ को भी डिज़ीज़ जनरेटर कहा जाता है। तो कुछ बीमारियां प्राइमरी बीमारियां होती हैं, उनसे फिर बहुत सी सेकेंडरी बीमारियां पैदा होती हैं, और नशे की बीमारी भी ऐसी ही बीमारी है। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन जो था ना वो ये कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो ड्रग एडिक्शन है, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है? और क्या ये जो बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ये ड्रग एडिक्शन डेवलप करने के लिए? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप यूँ समझें कि 4 में से 3 एडिक्ट्स की एडिक्शन के पीछे मूड डिसऑर्डर होता है, जिसे आप साइक्लोथाइमिया कह सकते हैं। यानी ऐसे लोग जिनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं और वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करने लगते हैं। हिम्मत से मेरी मुराद खाली जिस्मानी हिम्मत नहीं है, बल्कि नफसियाती हिम्मत भी है, क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल 2 तरह से होते हैं, एक जिस्मानी काम करने के हवाले से और एक नफसियाती काम करने के हवाले से। और जो लोग जिन्हें रात को सोने को दिल नहीं करता, ये बहुत वल्नरेबल होते हैं। ऐसे लोग जो रातों को जागते रहते हैं और इंटरनेट पे और वीडियो गेम्स और फेसबुक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में मगन रहते हैं। तो ये जो लोग जिन्हें हम बाइपोलर कहते हैं, पर बाइपोलर इन ऑर्डर कहते हैं, तो इन्हीं लोगों को ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा बाइपोलर डिसऑर्डर का। और बाइपोलर डिसऑर्डर में फितरी तौर पर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि या तो कोई नशा ऑफ़र कर देता है या इंसान खुद आगे बढ़ के अपने लिए नशे के मामलात को दस्तयाब कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग काबिल लोग होते हैं, जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, यही वो लोग होते हैं जिन्हें फिर ख़तरा होता है। तो जिस तरह हम अपने IQ पे फ़ख्र करते हैं, इससे भी ज़्यादा एक अहम चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, और वो EQ है, यानी इमोशनल कोशेंट, के लोग अपने जज्बात को किस खूबी से संभालते हैं। ये इंसानों की एक बड़ी सिफ़ात में से है, और हम सबको सीखना चाहिए। इमोशनल लिटरेसी आज की दुनिया में कामयाबी के लिए लाजिम है। जैसे हम सब कहते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी के बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है, और हर शख्स को कंप्यूटर लिटरेट होने की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि इस सदी में, जिसे 21वीं सदी कहते हैं, इमोशनल लिटरेसी एक बड़ी लाजमी चीज़ है, जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपने जज्बात को हम मान लें, अपने जज्बात को हम तवज्जो दें, और अपने जज्बात को हम ठीक तरह से निभाएं, और अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करें, नज़्म व ज़ब्त में लाएं। थैंक यू। आज मौका मिले बात करने का, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है और मेरा। ज़रूर ज़रूर। मैं अपनी लर्निंग के लिए आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो नौकरी में हम भी रोजाना यही काम कर रहे हैं, कि आप लोगों का जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनडोर और आउटडोर पेशेंट्स का, ये आप लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन से पेशेंट को इनडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट को आउटडोर ट्रीटमेंट? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हर पेशेंट का इलाज आउटडोर में हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर इंडोर में हम डालें। तो जो लोग फंक्शनल नहीं होते, एक तो उनको इंडोर ट्रीटमेंट ज़्यादा सूट करती है, लेकिन जो लोग फंक्शनल होते हैं और कुछ ना कुछ अपनी अफादियत बरकरार रखे हुए हैं, उनके बारे में हमारी जनरल पॉलिसी यही होती है कि उनको फंक्शनैलिटी से दूर ना करें और उनको आउटडोर बुनियादों पर ट्रीट करें। और इसके अलावा जो लोग अपनी बीमारी का हाँ, ये भी बाज़ औक़ात करना पड़ता है कि कोई एक्सेस नहीं है किसी को आसानी से कि वो फ्रीक्वेंटली आ सके और फिर अपने घर रोज़ाना जा सके। तो उनको अगर क़याम की ज़रूरत हो, यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास दाखिल होते हैं कई दूसरे शहरों से, तो उनके अहल खाना के लिए भी हमने
एक जो गेस्ट हाउस है वो बनाया हुआ है ताकि उनको रोज़ रोज़ दूर से ना आना पड़े। अच्छा, इसके अलावा जो मोटिवेटेड हैं यानी ख़ुद से आके मदद के तलबगार हैं, तो इनको भी हम ज़्यादातर आउटडोर में भेजना चाहते हैं और इदराक होना अपनी बीमारी का, जैसे कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें इंसान को अपनी बीमारी का काफ़ी पता होता है, तो ये आउटडोर में इनका इलाज हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान को इदराक ही नहीं होता कि वो बीमार है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में, और कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर में भी बिल्कुल इदराक नहीं होता, यानी इनसाइट नहीं होती। तो ऐसे हालात में आपको शुरू में कुछ मामलात को बेहतर बनाने के लिए इंडोर में रखना पड़ता है, फिर मरीज़ को कुछ एजुकेशन देनी पड़ती है, रिट्रोस्पेक्टिव जो हालात हैं फैमिली के ज़रिए मरीज़ तक पहुंचाए जाते हैं, जिसको हम इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आखिरकार तो इंडोर ट्रीटमेंट का पर्पस भी आउटडोर ट्रीटमेंट में ले जाना ही है, यानी इंडोर ट्रीटमेंट कोई ऐसी नहीं होती जिसमें जैसे अपेंडिसेक्टमी हुई आप घर चले गए बस, फिर डॉक्टर से दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है। साइकियाट्रिक इलनेसेस में इसमें तो आउटडोर ट्रीटमेंट ही एम होता है, हर इंडोर ट्रीटमेंट का एम आखिरकार उसको पेशेंट को आउटडोर ट्रीटमेंट में आगे चलाना होता है, क्योंकि ये आमतौर पर क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत, थैंक यू सो मच फरीफ हुई, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और और अभी मेरे पीछे मेरी 2 फ्रेंड्स डॉक्टर शहनाज सस्ती और डॉक्टर फातिमा बिलाल अभी आप लोगों को कॉल करके आपसे वो भी बात। मोस्ट वेलकम, इट इज़ आवर प्रिविलेज। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। जनाब हमारे पास जो है डॉक्टर साहब, आपको हम बिल्कुल कोई रेस्ट का मौका नहीं दे रहे, और कॉल्स पे कॉल्स जो हैं वो जिस तरह से वो चली आ रही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि नेक्स्ट जो कॉल, और कुछ लोग जो है वो ज़्यादा कॉल कर रहे हैं और मैं चाह रहा था कि उनकी आ जाए, मगर वो ओवरलैप दूसरी कॉल्स कर रही हैं। सो पिक एंड चूज़ वाला मामला यहाँ पे नहीं है, और अगर आप बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और आपकी बारी नहीं आ रही, और यही वजह है कि हम कई दफ़ा कॉल्स नहीं लेते, मगर आज जो है हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। एंड डॉक्टर साहब एक सवाल जो है ना वैसे यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद हैं, बट लेट्स टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं आमिर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आई बेग योर पार्डन आमिर भाई, आप रावलपिंडी में हैं और आप क्या करते हैं? मैं जो है फिलहाल पढ़ रहा हूँ। ओके, आपकी कितनी एज है? मेरी एज है 22 साल। 22 साल के। आप क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं BScs। ओके आमिर, आप हमारे प्रोग्राम विलिंग वेज के देखते हैं? आपको पता है कि हम एक साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं? जी आमिर, तो आप क्या, डॉक्टर सदाकत अली यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल ये था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें अपने इस नशा करने के जो उनके रवैये होते हैं नशे करने की वजह से या नशे से बदलने के उनको मसाइल दरपेश होते हैं, तो उनका इन मसाइल की हल की तरह फैमिली को मिला के चलना बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली को इन सूरत में क्या करना चाहिए कि वो अपने किसी प्यारे को इस बीमारी की तरफ या इस बीमारी से इलाज की तरफ ले आने में मदद मिल सके? थैंक यू आमिर, आपका जवाब देते हैं डॉक्टर सदाकत। थैंक यू। अच्छा, फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई प्यारा नशा करने लगता है, फिर नशे की बीमारी में मुब्तला होता है, तो फैमिली को पहले से पता नहीं होता कि उन्हें इतने मुश्किल मामले से नबरदाज़मा होना पड़ेगा। जी। और जो उनकी समझ में आता है वो कर लेते हैं, मसलन वो वादे लेते हैं मरीज़ से और कस्में खिलाते हैं उसको जी, और वो समझते हैं कि अगर मरीज़ वादा कर लेगा और कसम खा लेगा तो फिर उसके बाद वो नशा नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वादे और इरादे जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं इल्लतों के मुकाबले में और आदतों के मुकाबले में, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो काम इस तरीके से करता है कि कुछ चीज़ें
हमारे लिए खुद रो आदतें बन जाती हैं, हम चाहें तो अच्छी आदतें डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब नशे की आदत पड़ जाती है तो फिर झूठ जो है उस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और झूठ के बगैर नशे की बीमारी आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए झूठ बोलना मरीज़ के लिए रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है, और अहले खाना मरीज़ के साथ बड़े मुश्किल हालात में चल रहे होते हैं, और जब उनके वादे टूटते हैं तो वो बहुत खफा होते हैं, और फिर नए वादे, फिर नई कस्में, और उनका ज़हन होता है कि मरीज़ एक दफ़ा फ़ैसला कर लेगा कि वो नशा नहीं करना चाहेगा तो फिर वो नहीं करेगा। तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। ये पहला मरहला ज़रूर है, कोई मरीज़ जब फ़ैसला करता है कि मैं आइंदा नशा नहीं करूँगा, और ये इलाज का हिस्सा है जी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। जैसे लोग जब फ़ैसला करते हैं कि उन्हें वज़न कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कर ही लेंगे, या लोग सोचते हैं कि वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर वो वाकई कर ही लेंगे। तो हमारी जो विल पावर है, ये इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसको थोड़ा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है जी। और जो सोशल कैपिटल है यानी इंसानों के साथ की ज़रूरत होती है। अगर कोई साथ दे तो बात आगे बढ़ती है। फिर किसी गुरु की या डॉक्टर की भी ज़रूरत होगी जी। और माहौल में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। बाज़ औक़ात हमें नॉन लिविंग चीज़ों से भी काफ़ी मदद मिलती है, जैसे कि किताबों से मदद मिलती है, या फिर इंटरनेट पे अगर आप जाएं, यूट्यूब पे जाएं और अपने मुतल्लिका मसले को कीवर्ड के तौर पर वहाँ पेश करें तो आपको एक आध घंटे में काफ़ी अच्छी मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, अहले खाना आमतौर पर दो काम कर रहे होते हैं जी। एक तो यह है कि वो मरीज़ के ऊपर मेहरबानियाँ फरमा रहे होते हैं, नवाजिशें कर रहे होते हैं, और उसके जवाब में फिर वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जवाबन मरीज़ नशा छोड़ देगा और ममनून होगा जी। लेकिन ये ख्याल अमूमन खाम साबित होता है। ठीक। और फिर वो सब्र करते हैं, फिर सब्र का पैमाना लबरेज़ होता है, फिर वो कभी फट पड़ते हैं, कभी फिर बुरा भला कहते हैं, इश्ताल अंगेज़ी करते हैं, फिर बात करते हैं तो बड़ी दूर तक बात चली जाती है। वो मरीज़ के मुस्तकबिल के बारे में बुरी पेशगोइयाँ शुरू कर देते हैं, और कोई प्रॉपर हेल्प इस दौरान वो हासिल नहीं कर पाते जी। और वो बस कभी खफा होते नज़र आते हैं और कभी प्यार करते नज़र आते हैं, कभी आंसू बहाते नज़र आते हैं और कभी गुस्सा दिखाते नज़र आते हैं। इससे नशे की बीमारी बढ़ती रहती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये नहीं करनी, यानी नवाजिशें भी नहीं करनी, मेरिट पे डील करना है। ओके। और मेरिट को अप होल्ड करने से नशे की बीमारी पे ब्रेकें लगती हैं जी। अच्छा, ये रोज़मर्रा जो छोटे मोटे इंटरेक्शन होते हैं मरीज़ से, ये सीखने की ज़रूरत होती है। इसको हम प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं कि 10-12 दफ़ा जब आपका मरीज़ के साथ आमना सामना होता है और आपको कोई शिकवा पैदा होता है, उसके तर्ज़ अमल पे कोई एतराज़ पैदा होता है, तो उसको 1 मिनट में मुख्तसर तौर पर कन्वे करना होता है। राइट। आप पहले 20 सेकंड में उसको बताते हैं कि आपको क्या बुरा लगा है या क्या गलत लगा है या क्या शिकवा है या क्या गिला है, और आप किस बात को जो है एतराज़ की नज़र से दे रहे हैं। तो 20 सेकंड में आपने वो बताना होता है जी। फिर अपनी फीलिंग्स बतानी होती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं अपसेट हूँ, मैं फ़िक्रमंद हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, मैं परेशान हूँ आपके मुस्तकबिल के बारे में या आज की सूरत हाल के बारे में। और फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि मैं क्या तवक्को रख रहा हूँ कि आप अच्छे भले जीते जागते इंसान हैं, आप अपने रवैये पे गौर व फिक्र करें और अपने लिए रास्ते निकालें जी। इसको हम 1 मिनट में बात को मुकम्मल करते हैं और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं उस वक्त तक जब तक कि कोई 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर कोई काबिल एतराज़ बात सामने नहीं आती। तो जब भी कोई बात आप नशे के मरीज़ से करते हैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर उस बात को शुरू करके फिर आप समेट लेते हैं। इससे मरीज़ में जो ट्रीटमेंट के रुझानात पैदा होते हैं जिन्हें हम ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स कहते हैं, और साथ जब आप नवाजिशें नहीं करते, मेरिट पे डील करते हैं, आप नीड्स तो पूरी करते हैं लेकिन वांट्स के बारे में आप निगोशिएट करते हैं, आप लेन देन करते हैं। और फैमिलीज़ में भी अगरचे बड़े करीबी रिश्ते होते हैं
लेकिन कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर ही मामलात आगे चलते हैं और यकतरफा तौर पर मेहरबानियाँ करते रहने से बुरे रवैये पलते हैं और बढ़ते हैं। और जिस तरह दफातर में और ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में हम मेरिट की बात करते हैं, तो वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरिट को भी अगर हम अपने घरों में जगह दे दें, आप देखिए कि मेरिट को हम सारी सोसाइटी में पर घरों से बाहर रखते हैं। अगर हम मेरिट को घर में जगह दे दें तो घर जन्नत का नमूना बनने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह हम घर में निबाह की पॉलिसी को बहुत अनकंडीशनल रखते हैं और निबाह करते रहना चाहते हैं, तो निबाह को घर से बाहर ले जाएं, यानी दफातर में और कामकाज की जगह पे और हमसायों के साथ और दूसरे लोगों के साथ, तो फिर हमारी सोसाइटी भी बहुत खूबसूरत शक्ल अख्तियार कर जाएगी। बहुत खूब और अच्छे तरीके से आपने जनाब, ये आमिर साहब का सवाल था। और डॉक्टर साहब आपको मैं चॉइस देता हूँ, या तो हम ब्रेक पे जा सकते हैं या अब हम अगली कॉल पे जा सकते हैं। अगर कॉल है तो मेरे ख्याल में फिर कॉल पे चले जाते हैं। आज हम कॉल ले रहे हैं। ठीक हो गया जनाब, ये लें फिर ये एक और कॉल जो है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बात कर रही हैं? जी मैं साइमा नफीस बात कर रही हैं। साइमा, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साइमा भी बड़े शौक़ से हमारे प्रोग्राम्स देखती हैं और मैं हर प्रोग्राम में देखता हूँ, इनके कमेंट्स होते हैं, इनकी तवज्जो है बड़ी। तो इनसे भी मैं वही सवाल पूछना चाहूँगा जो मैंने फरी से पूछा था कि बड़ा दिलचस्प सा ताज्जुब होता है आपकी दिलचस्पी को देखते हुए, और यूँ लगता है कि आपने कोई फ़ायदा भी ज़रूर उठाया होगा, अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली भी आप लाई होंगी। तो आप किस तरह देखती हैं अपनी ज़िंदगी को पिछले 6 माह में, जब से आप हमारे प्रोग्राम बहुत तवज्जो से देख रही हैं? तो कुछ आप इस पे तबसरा करें। बहुत ही मैंने चेंज महसूस की है अपने आप में, ये सारे प्रोग्राम जो आपके देख के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेटिव है, क्योंकि मुझसे हमेशा से यही कोशिश चाहिए कि मैं अपने आप पे काम करूँ, कि मैं अपने अंदर कोई चेंजिंग लाऊँ और सीखूँ। सीखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो आपके सारे प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इंस्पिरेटिंग है और सीखने वाले हैं। स्पेशली वैलिडेशन आपका और ये डॉक्टर तो प्रोग्राम अच्छे होते ही हैं, ज़बरदस्त बहुत अच्छे अंदाज से बहुत कुछ आप हमें कन्वे कर देते हैं। इसके अलावा वेट मैटर आपके प्रोग्राम है, टीनेजर स्किल्स के हैं, और जो आप एक बताते हैं तरीका, तकरीबन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड तकरीबन सबका एक जैसा ही है कि पहले फोकस करना है, अपने सेल्फ मोटिवेशन है, फिर स्किल है, फिर स्किल्स को सीखना है। वी कैन लर्न स्किल्स एवरी टाइप ऑफ वी कैन लर्न एवरी टाइप ऑफ स्किल्स, और उसके लिए फिर हमें किसी ट्रेनर की, गुरु की ज़रूरत होती है। स्टेप जो आपके प्रोग्राम है ये मैंने देखा है, इन्होंने तो बड़ा राज पा लिया है हमारे सारे काउंसलिंग के स्ट्रक्चर का, और ये मेरा ख्याल है कि अपने अजीज़ो अकारब में ये बहुत मदद कर रही होंगी। और एक बुनियादी ढांचा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखिए हमारा जो बुनियादी नज़रिया है वो वर्किंग ऑन मी फर्स्ट है, और हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स भी आते हैं और उनको शिकायत होती है किसी न किसी प्यारे से, और हम कहते हैं चलें हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑन मी फर्स्ट से। कहते नहीं मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो हम कहते हैं कि ठीक है आपका कसूर नहीं, पर आप तशरीफ़ लाए हैं, आप में तमन्ना है जलती हुई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, तो वो जिसने आपको परेशान किया है वो तो आया ही नहीं। जब वो आएगा तो फिर उसको देखेंगे। तो हमारे पास तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है कि हम उस बंदे को पकड़ के ले आए कि क्यों तंग कर रहे हो इन भले मानस को। तो
एक चिराग जलाने की बात होती है किसी घर में, जब एक चिराग जलता है तो सारे घर में रोशनी होती है। तो जरूरी नहीं कि वो मसला कोई हो हमारे साथ या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके प्रोग्राम में आप ये कह रहे हैं सर वो घंटे का या 50 मिनट का प्रोग्राम है, उसमें कोई 2-4 बातें ऐसी अट्रैक्ट कर जाती है जो दिल में उतर जाती है कि वो हम जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि कभी आप प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाएं। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे सुनने वाले जो अरसा दराज से तवज्जो से प्रोग्रामों को सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अपने तजर्बात आके शेयर करें, यानी प्रोग्राम में खुद हिस्सा लें। जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सामिन नफीस आपके कॉल करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये सिलसिला जो है हमने छेड़ डाल दी है और कॉल्स जो हैं माशाल्लाह उनका तांता बंधा हुआ है और ज़्यादातर जो हैं साथ में हमें जवाब इधर भी आ रहे हैं, यानी कि मैसेजेस की सूरत में, और कॉल्स भी हम साथ साथ जो है चलाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ। हमजा साहब आपको हम वेलकम कहते हैं। हमजा साहब आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर सदाकत से एक सवाल करना चाहता हूँ। हमजा साहब आप थोड़ा सा अपना भी तारुफ करा दें, फिर आपकी डॉक्टर साहब से भी बात करा देते हैं। जी मैं इस्लामाबाद में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ और मेरे साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जी। जो मेरे मातहत स्टाफ काम करता है, अक्सर किसी को छुट्टी चाहिए होती है, कोई लेट आता है, और उससे बढ़ के प्रॉब्लम ये है कि हर वक्त मेरा कोई ना कोई स्टाफ मोबाइल फोन में बिजी रहता है, काम पे तवज्जो नहीं होती। मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि स्टाफ से बात भी कर लूँ और उनका मूड भी ना खराब हो। थैंक यू वेरी मच हमजा साहब, आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया है और इसके जवाब के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे फ़िलहाल लाइव ये जवाब सुनिए डॉक्टर सदाकत का। थैंक यू। अच्छा, ये जो छुट्टियां मांगना जी, शॉर्ट लीव्स मांगना, ये तो मेरी भी छेड़ रही है सारी ज़िंदगी जी। कि जब भी कोई छुट्टी मांगता है तो मुझे भी कोफ्त होती है, और मैं खुद चूँकि छुट्टी कभी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हफ्तावार छुट्टी भी पिछले 6 माह से ही कोई करनी शुरू की है। सही। तो काम करने का जब मज़ा आता है तो फिर आपका छुट्टी करने को एक्चुअली दिल नहीं करता। काम का भी एक अपना मज़ा होता है। ट्रू। और लोग कहते हैं नहीं काम का क्या मज़ा हो सकता है, ये तो बंदा मजबूरन करता है। तो आप देखें जो लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं तो उन्हें काम करने का मज़ा भी आता है और उनको बड़ा कसीर मुआवजा भी मिलता है। तो हम सब अपनी अपनी जगह अपने अपने मकाम पर अगर अपने काम से लुत्फ़ उठाना शुरू कर दें तो फिर छुट्टियां करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी और शॉर्ट लीव भी हम नहीं मांगेंगे। तो मैंने देखा है कि हर किस्म के काम से लुत्फ़ उठाया जा सकता है बशर्ते कि हम तहैया कर लें। जी। एक मैं अपने घर के सामने सुबह को थोड़ा बहुत ऐसे वॉक कर रहा होता हूँ, दिन में कई छोटी छोटी वॉक्स मैं करता हूँ। तो एक साहब जो वहाँ से गुज़रते हैं साइकिल पर, उन्होंने एक लंबा सा बांस अपने कंधे पे रखा होता है, वो गटर खोलते हैं। अच्छा। तो वो चूँकि वहाँ कोई रश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो मेरे साथ चूँकि रोज़ उनका सामना हो जाता है वॉक पे सुबह सवेरे, तो वो कुछ सलाम दुआ बड़ा बढ़ चढ़ के लेते थे। तो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर, बड़ी बेहतर बात करने वाले थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही उनसे बातचीत करते हुए कहा कि भाई आप में इतनी ज़्यादा सलाहियतें हैं और आप ये क्या काम आपने पकड़ा हुआ है, यानी गटर साफ़ करने का काम उनका यानी होता है। और कैंट के इलाके में चूँकि ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा नहीं है, वो घर की सिस्टम है और वहाँ गटर के मसाइल काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं बाकी शहर की निस्बत। अच्छा। तो मैंने बोला कि क्या काम पकड़ा हुआ है, आप इससे कोई बेहतर काम क्यों नहीं करते, आप नौजवान हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, कोई आप बेहतर काम कर सकते हैं। मैं उन्हें वो बातें बताने लगा जैसे मेरी आदत है, किसी न किसी को मैं कुछ ना कुछ और बेहतरी के रास्ते दिखाना शुरू कर देता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर जी है जो मैं काम करना ना है तो नहीं पता है कि ज़बरदस्त काम है। जो लोग मैनू कॉल करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी यह गटर फसिया है तो साड़ी जान बड़ी मुसीबत है,
तो फिर मैं आना वा जो, तो फिर वो मेरे वाल ऐसिया नज़र नाल देख रहे होंगे ने कि मैं हुणे उन्होंने मसला हल कराँगा। तो मैंने कहा फिर क्या होता है? कहता है फिर मैं जो है आता हूँ, मैदान में उतरता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ गटर फंसा हुआ है, बदबूएँ फैली हुई हैं, लोगों के चेहरे परेशानियों में हैं, तो यहाँ मैं अपने फ़न का मुजाहरा करता हूँ। और फिर जब पानी चलता है आबशार की तरह और गटर साफ़ हो जाता है, लोगों के चेहरों पे रौनक आ जाती है, तो मेरा दिल जो है खुशी से बाग बाग हो जाता है। और कहता है मुआवजा भी मैं बड़ा ठीक ठाक लेता हूँ। कैंट में आप किसी से पूछें, वो मेरे काम के बारे में आपको बताएगा कि मैं कितना ज़बरदस्त काम करूँ। यानी वो इतना पैशनेट बंदा मैंने कभी कम ही देखा था अपने काम के बारे में, हालांकि जो काम वो करता है वो आप देखें, अमेजिंग। और ये जो हमजा साहब कह रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इन्हें ज़रूरत है कि अपने वर्कर्स के अंदर विजन की एक तब्दीली लाएं कि वो अपने काम को काम समझने की बजाय हॉबी की तरह लेना शुरू करें, उसमें कोई लुत्फ़ पैदा करें। और किसी भी काम में लुत्फ़ पैदा हो सकता है जी, अगर आप उसमें अदाद व शुमार डाल दें, अगर आप उसमें बेहतरी और रवैयों की तब्दीलियाँ डाल दें, अगर आप मुनासिब मौके पे गोल सेटिंग करें और फिर शाबाश दें, या फिर अगर कोई आपको मायूस करे तो आप अपने जज्बात का इजहार करें, तो इससे फ़र्क आएगा। और ये जो स्मार्टफोन के ऊपर झुके रहना है, ये तो अब बहुत ज़्यादा पहलू से इस पे गौर करने की ज़रूरत है। घरों में 5 लोग बैठे होते हैं, हर कोई अपने अपने स्मार्टफोन में गुम होता है। देखिए स्मार्टफोन ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत आला चीज़ है, पर आपके और मेरे जो इर्द गिर्द लोग बसते हैं वो इससे भी बहुत आला, इससे भी बहुत अरफा लोग होते हैं। और जब आपके मोबाइल फ़ोन के और किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के दरमियान मुकाबला पड़ जाता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि अपने फैमिली मेम्बर को जितवा दें। तो ये बात भी शऊर पैदा किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मैनर्स के मुताबिक और उतना होना चाहिए कि जिससे सिर्फ फ़ायदा हो और नुकसान ना हो, और कम से कम किसी का दिल ना टूटे, किसी को खौफ ना हो। बिल्कुल सही है हमजा साहब, आपको जवाब जो है डॉक्टर साहब ने पहुंचा दिया। और एक और कॉल डॉक्टर साहब जो है हम ले रहे हैं इस वक्त, और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, आर यू देयर? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर सजाद भाई, मैं डॉक्टर शहनाज सत्ती बात कर रही हूँ। डॉक्टर शहनाज सत्ती जो हैं वो फरीफुई की फ्रेंड हैं और ख़ुद जो हैं वो पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों की जो है वो मुआलिज हैं, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह वेरी वेल और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन में सुन रही थी आपकी चल रही है, और जहाँ टाइम मिलता है अपनी कोशिश करते हैं कि सुन लें, और पार्टिसिपेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, आपकी कॉल लाइन कंटिन्यूसली बिजी जा रही होती है। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शहनाज सत्ती। मुझे ये बताइए कि being a busy doctor and a child specialist और being a family person, ये जो सारे रोल्स में जगल करना है, आप लेडी जिनकी जो है एक प्रोफेशनल मसरूफियात भी हैं और घर की मसरूफियात भी हैं, इनके साथ जगल करने में आपको कुछ कभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है वो क्लॉक के साथ चल रही होती है जी। हर चीज़ को हम क्लॉक को देखते हुए मैनेज कर रहे होते हैं, और उसमें डेफिनेटली जहाँ प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, और आपके साथ स्पेशली हमारे प्रोफेशन में हमारे कॉम्पिटिटर्स देर होते हैं, और हमने अपनी वहाँ पे भी सलाह देते हैं उनसे ये रिसेप्शन आगे बनवा के, तो हमें उनकी जगह कह लेंगे एक्नॉलेजमेंट मिलती है। बट एट द सेम टाइम आपका प्राइमरीली रोल वंस यू आर हाउस वाइफ एंड अ मदर जी, मैं ज़्यादा कहूँगी तो वो बहुत ही सेंसिटिव है, और उसको बैलेंस करना इज नॉट अ कप ऑफ टी। उसमें जितना शायद स्ट्रेस आउट हम खुद हो जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम वर्क प्लेस पे भी एक प्लेजेंट फेस और प्लेजेंट उसके साथ वो जहाँ पे हमारी जितनी भी परेशानियाँ और जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की है वो कहाँ वहाँ ज़ाहिर ना हो, और वहाँ पे भी हम एक प्रोफेशनल के तौर पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। एट द सेम टाइम अगर मेरे बेटे की या बेटी की
कहूँगी परसिस्टेंट है, आप बड़ी ही मेहनत से, आपकी पंक्चुअलिटी से और रिलीजियसली इसको हर तरफ पूरी डालनी होती है। डॉक्टर शहनाज सत्ती, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। यहाँ पे मैं आपसे और डॉक्टर सदाकत से, आपकी विसातत से जो हमारी अभी आपने इनपुट दिए, इस पे मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूँगा, मगर बाउंस में वो सवाल आपकी बातों से कर रहा हूँ। और वो ये सवाल है कि अभी जो गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर शहनाज सत्ती की, मैंने ये महसूस किया, और डॉक्टर सदाकत आपसे मैं चाहूँगा कि इसमें डॉक्टर शहनाज ने अपने रोल डिफ़ाइन किए कि एक मदर जो है वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए और किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक ख़ातून जो है। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि क्या बच्चों का भी कोई रोल होता है टुवर्ड्स मदर, और जब कोई ख़ातून जो है वो निकलती हैं मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए, तो जेंडर रोल जो है, जो दूसरे मर्दों का रोल है, जो मर्दों का रोल है उसी प्रोफेशन में, इसके ऊपर मैं ज़रा डॉक्टर सदाकत आपकी इनपुट चाहूँगा। और डॉक्टर शहनाज, आपको मैं चॉइस देता हूँ, चाहे तो आप प्लीज़ फ़ोन पे रहें, खुशी होगी, या फिर आप हमारे पेज पे जाके भी इसका जवाब सुन सकती हैं। मैं हाले फ़ोन पे रहें ताकि ज़रा फ़ोन पे आप प्लीज़ थोड़ा सा आपका बिल बढ़ा रहे हैं। एक बात से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि इन्होंने एक ऐसी लाइफ स्किल की बात की है जो कि हम सबको बहुत फ़ायदा देती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, और वह है क्लॉक के साथ चलना, यानी अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना। और ये बहुत बड़ी आला इंसानी सिफत है, क्योंकि इसमें हमें अपने आप को मना के रखना होता है कि बर वक्त हम काम करें, मनाते मनाते अपने आप को टाइम ज़ाया ना करें, टाल मटोल ना करें। दूसरी तरफ मैंने देखा है कि ख़वातीन जब काम करती हैं तो कोई इसको एक्नॉलेज नहीं करता और कहते जी ठीक है आपने काम करना है, ये आपका ज़ाती शौक़ है, हमें तो नहीं कोई ज़रूरत कि आप काम करें। और अगर आपने काम करना है तो फिर इस बात को गारंटी करें कि खाना ठीक वक्त पे बनेगा और रोटी तवे से आप जब तक खुद हाथ से नहीं उतारेंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये बातें ठीक नहीं है। जो ख़वातीन डॉक्टर बन जाती हैं और वो काम भी करती हैं, और जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो ये तो बड़ा ही डेलिकेट, बड़ा ही सेंसिटिव काम है। छोटे छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो एकदम निढाल भी हो जाते हैं और माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो एक बच्चों की डॉक्टर का जो रोल है वो बड़ा एक पेचीदा रोल है, और उसमें बहुत मोहब्बत को बरकरार रखना भी ज़रूरी है और जिस्मानी थकावट से बचना भी ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि एक माँ का रोल इंस्पिरेशनल है, यानी लीडरशिप का रोल है। अगर उसको फिज़िकली घर के भी सारे काम करने पड़े और फिर बच्चे का होमवर्क भी कराना पड़े और इस तरह की सारी जिम्मेदारियाँ भी हों, तो आखिर में एग्जॉस्ट हो जाएगी एक माँ। और मैं समझता हूँ उसको तो छुट्टी मिलनी चाहिए जिसने सबक याद किया है। तो मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि जब कोई ख़ातून फंक्शनल होती है, दफ्तर में काम करती हैं या किसी और जगह फ़राइज़ मनसबी अंजाम देती हैं, तो घर के काम काज के लिए फिर कोई मदद हासिल करना ज़रूरी है। और घर का निज़ाम चलाने के लिए आपको अच्छी मदद मिल जाती है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है जी। मैंने देखा है कि यूके और अमेरिका की सोसाइटी में ये बड़ा सुकम है कि वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रुझान नज़र आता है कि ऑटोमेशन हो गई है, कोई मशीनें ही काम कर रही होती हैं और घरों में भी आपको मदद हासिल नहीं होती और लोगों को रोज़गार भी मैसर नहीं उस तरह आता जिस तरह के हमारे यहाँ आता है। अगरचे हमारे यहाँ मुआवजे कम हैं और वो ज़्यादा होने चाहिए घरेलू मुलाजमों के, और वो जो इस्लाम के आला असूल हैं कि जो खुद खाओ उनको खिलाओ, जो खुद पहनो वो उनको पहनाओ, और अच्छी जगह घर में उनके साथ रहो, अच्छे तरीके से फैमिली मेम्बर्स के साथ तरह रहो, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहरहाल फ़ायदा फिर भी उसी का ज़्यादा है जिसने अपने घर में किसी मुलाज़म को अच्छे तरीके से रखा हुआ है और मुलाज़म को एक अच्छा रोज़गार भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है और एक अपनापन भी दिया है। तो ये बहुत विन विन डील है। तो मैं बहुत मुतासर होता हूँ हर उस खातून से कि जो एक पेशा वराना रोल में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे और घर के काम काज के ऊपर भी तवज्जो दे, लेकिन दूसरे लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, मिज ना निकाल दें। डॉक्टर शहनाज सत्ती, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और आपने जो इनपुट दी है उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
मच जी, थैंक यू आपका भी और डॉक्टर सदाकत के बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रिव्यू दिया है फॉर द एप्रिसिएशन और भी अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स टू फरीफुई हु इंस्पायर्ड यू टू बी विद अस। लीजिए डॉक्टर साहब, काफ़ी कॉल्स भी हो गई एंड वाइल वी वर टॉकिंग हमें 1 घंटा भी हो गया, और अगर हम वक्त को देखें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त 6:15 हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब अच्छा सेशन रहा। हाँ, लोगों से मेरा ख्याल है कि हम ऑल्टरनेट फ्राइडेज़ को ये कॉल लिया करें। कनेक्शन जो है जी, तो मैं आपको बताऊं कि वो बहुत आला दर्जे की चीज़ है, यानी जिसे हम डायलॉग कहते हैं, जिसमें हम बात सिर्फ करते नहीं, बात सुनते भी हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे बातें की। मैं चाहूँगा कि जब अगली दफ़ा हम ये सेशन करें तो और भी ज़्यादा कॉल्स आएँ। हमें कॉल्स डॉक्टर साहब मिस भी बहुत की हमने, बावजूद के माजरत है, यानी जान के तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। वो उस वक्त कॉल आप अभी एक पहले का जवाब दे रहे होते थे तो और कॉल आ जाती थी। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अपने व्यूअर्स से फिर इसी तरह के एक सेशन में। तो आज अब मेरा ख्याल है क्लोजिंग की तरफ बस इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से जुमे को हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम आपको बता देंगे कि अगर हम किसी ख़ास फोकस्ड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यू विल कम टू नो, और अगर हम कॉल्स ले रहे हैं तो उसकी भी हम बात करेंगे। मगर बाहर सूरत आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जब हमारी दोबारा मुलाकात हो, अल्लाह हाफ़िज़।